हेलो एवरीवन, वेलकम टू नेक क्रैकेट। एंड आपको पता ही चल गया होगा कि आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। आज मैं स्टार्ट कर रही हूँ क्रैश कोर्स पेपर 2 के लिए। यस, ऑपरेटिंग सिस्टम का क्रैश कोर्स सबसे पहले स्टार्ट कर रही हूँ मैं यहाँ पे, और यूट्यूब चैनल पे सबसे पहले ये क्रैश कोर्स एनटीए नेट के लिए स्टार्ट हो रहा है। तो जल्दी से आ जाइए और ज्वाइन कर लीजिए इस चैनल को, ताकि आपको अपकमिंग नोटिफिकेशन मिल सके। सब्सक्राइब कर देना और बेल बटन को जरूर प्रेस कर देना। सो एनटीए नेट के एक्सपीरियंस जो पेपर 2 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको पता ही होगा कि ऑपरेटिंग सिस्टम से बहुत ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो यहाँ 5 डेज का मैं क्रैश कोर्स लेके आई हूँ और 1 बाय 1 करके मैं प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस जो है आ चुके हैं उसको भी डिस्कस करूंगी टॉपिक के साथ साथ में। तो दो तरीके से आपका बेनिफिट हो रहा है। पहला कि आप टॉपिक कवर कर रहे हो, उसके बाद उसके तरीके के क्वेश्चंस भी सॉल्व कर ले रहे हैं। तो बहुत ही बेनिफिशियल कोर्स होने वाला है। और आज के वीडियो ट्यूटोरियल में सबसे पहले स्टार्ट कर रहे हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के बेसिक्स, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और यहाँ से 1 या 2 क्वेश्चंस हमेशा पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्रैश कोर्स। तो सबसे पहले ऑपरेटिंग सिस्टम के स्टार्ट करने के पहले आपको अगर थोड़ी सी बेसिक नॉलेज है कि व्हाट इज द कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, तो आप इजीली इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। जो भी बीटेक के सेमेस्टर के एंड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी कोर्स बड़ा बेनिफिशियल होने वाला है, और एनटीए नेट के एक्सपीरियंस के लिए तो ये कोर्स वैसे भी डिजाइन किया गया है। सो यहाँ पे मैं प्रीवियस जैसे क्वेश्चंस को भी सॉल्व करवाऊंगी। ओके, तो यहाँ पे सारा कंप्लीट ट्यूटोरियल डिस्कस होने वाला है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम है क्या। ऑपरेटिंग सिस्टम को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम उसके बारे में बात कर लेते हैं कि जो सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो बेसिकली अगर हम बात करें कि सिस्टम सॉफ्टवेयर, तो सिस्टम का सॉफ्टवेयर क्या होता है? सॉफ्टवेयर इज अ कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम। अब वो प्रोग्राम या तो डॉक्यूमेंट किए गए होंगे कहीं ना कहीं, या फिर टेस्टेड किए गए होंगे, उसी का कलेक्शन को हम बोलते हैं सॉफ्टवेयर। और जब ये सॉफ्टवेयर किसी सिस्टम में इनबिल्ट किए जाते हैं सिस्टम यूज के लिए, तो हम इसको बोलते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर। अब सिस्टम सॉफ्टवेयर जैसे आप कभी भी फोन लेते हो, नाउअडेज आप एक एंड्रॉइड का मोबाइल यूज करते हो, उसमें आप कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर रहे होगे, बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के मोबाइल को आप ऑपरेट नहीं कर सकते। यानी उसमें चाहे यूट्यूब दिया हो, चाहे आप नॉर्मल सा वेब ब्राउजर यूज करना चाह रहे हो, चाहे आप एक फाइल एक्सेस करना चाह रहे हो, या कोई भी एक्सटर्नल डिवाइस से यूज करके आप मीडिया प्लेयर यूज करना चाह रहे हो, तो बिना सिस्टम सॉफ्टवेयर के आप उसको अपने ऑपरेटिंग सिस्टम में रन नहीं कर सकते। इसी तरीके से एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होते हैं जिनको कि यूजर यूज करता है। जैसे कि कोई भी डॉक्यूमेंट्री फाइल बनाते हो तो एमएस वर्ड हो गया, ठीक है। इस तरीके से जो भी है, तो जो भी यूजर यूज करते हैं उनको एप्लीकेशन बोलते हैं, और इन दोनों के कॉम्बिनेशन जो होता है वो ऑपरेटिंग सिस्टम में होता है। तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम बेसिकली करता क्या है? तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, एक तरीके से ये एक इंटरफेस प्रोवाइड कराता है किसके बीच में? हार्डवेयर और अपने यूजर्स के बीच में। दैट मीन्स अगर मैं यूजर हूं और मैं पर्टिकुलर एक लैपटॉप को एक्सेस करना चाह रही हूँ, तो वो लैपटॉप बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के मैं यूज नहीं कर सकती। ना ही उसमें मैं पेन ड्राइव इंजेक्ट कर सकती हूँ, ना ही मैं उसमें माउस इंजेक्ट कर सकती हूँ, ना ही मैं कोई एक्स्ट्रा पेरिफेरल डिवाइसेस यूज कर सकती हूँ, ना ही उसकी मेमोरी को एक्सेस कर सकती हूँ। तो ये क्या है? ये हार्डवेयर क्या होते हैं? सीपीयू हो गया, रैम हो गया, इनपुट आउटपुट हो गया। इनको एक्सेस करने के लिए हमें ऑपरेटिंग सिस्टम की यूज करना पड़ता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? इट इज एन इंटरफेस बिटवीन कंप्यूटर यूजर एंड दी हार्डवेयर। डेफिनेशन समझ में आ गई? सिंपल एंड डेफिनेशन। इसको कभी कभी बोलते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर भी बोलते हैं, ठीक है। और इसको ऑपरेटिंग सिस्टम को कंप्यूटर का हार्ट भी बोला जाता है। जैसे बिना हार्ट के जो है बॉडी काम नहीं करेगी, तो इसी तरीके से बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के कोई भी सिस्टम रन नहीं कर सकता। ओके, नाउ अब हम बात करते हैं वेरियस इंपॉर्टेंट फंक्शंस की जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम में यूज किए जाते हैं। तो सबसे पहला काम होता है मेमोरी को मैनेज करना। अब मेमोरी कैसे मैनेज होगी? मेमोरी देखिए, आपको बहुत सारी मेमोरी पता होगी। कौन कौन सी मेमोरी? वर्चुअल मेमोरी, कैश मेमोरी, मेन मेमोरी। इनका सबकी फंक्शनिंग अलग अलग होती है, ठीक है। इन सबकी फंक्शनिंग जो है वो अलग अलग होती है। इस मेमोरी को कब कौन सी मेमोरी हमको यूज करनी पड़ेगी, वो जो काम करेगा वो क्या करेगा? मेमोरी मैनेजमेंट करेगा। और मेमोरी मैनेजमेंट ऑपरेटिंग सिस्टम का एक मेजर फंक्शन है। उसके बाद हम बात करते हैं प्रोसेसर मैनेजमेंट की। अब हम सीपीयू को यूज करना चाहते हैं, सीपीयू से कितना फास्ट हम प्रोसेस ले लेते हैं और उसको एग्जीक्यूट करा देते हैं। तो ये सारा काम जो है वो प्रोसेसर मैनेजमेंट यूज करेगा। ओके, नेक्स्ट हम आ जाते हैं, बात कर लेते हैं डिवाइस मैनेजमेंट की। तो डिवाइस मैनेजमेंट पे अगर हम बात करें डिवाइस मैनेजमेंट की,
तो डिवाइस जैसे हमने कोई भी आईओ डिवाइस लगाई है, हमने सपोज एक पेन ड्राइव यूज की है अपने सिस्टम में, लैपटॉप में, तो उसको हम क्या करेंगे, उसको एक्सेस करेंगे जब तक उसके डिवाइस ड्राइवर सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं हो जाएंगे ऑपरेटिंग सिस्टम में। तो ये हो गई डिवाइस को कैसे मैनेज करना है, उसके रिसोर्स को कैसे यूज करना है, ये सब कुछ है आता है डिवाइस मैनेजमेंट के अंतर्गत। उसके बाद फाइल, अब देखिए डेटा, कई सारा डेटा जो हम ऑपरेटिंग सिस्टम में यूज करते हैं उसको हम कहीं ना कहीं रखते हैं, तो वो रखते हैं कहाँ पे रखते हैं, फाइल में रखते हैं, फाइल में डेटा रखा जाता है, ठीक है, फाइल में डेटा रखेंगे तो उस डेटा को मैनेज करना है कि जब हमें डेटा यूज करना है वो, तो हम उसको इजीली एक्सेस कर सकते हैं, तो उसके लिए फाइल मैनेजमेंट यूज करते हैं। उसके बाद अभी डेटा को रखेंगे तो डेटा वो हमारा सिक्योर बना रहे, तो डेटा सिक्योरिटी विल बी प्रोवाइडेड फॉर दिस पर्टिकुलर ऑपरेशन। एंड कंट्रोल ओवर द सिस्टम परफॉर्मेंस, अब कंट्रोल ओवर द सिस्टम परफॉर्मेंस ऐसा फंक्शन है जिससे कि हम डिफरेंट एक ही टाइम पे वेरियस एक्टिविटीज को कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे अगर हम सपोज एक तरफ से हम टाइपिंग भी कर रहे हैं, एक तरफ हम सॉफ्टवेयर इंस्टॉल भी कर रहे हैं, एक तरफ हम मूवी भी देख रहे हैं, तो ये सारी चीजें जो है वो मेजर फंक्शनिंग मल्टी प्रोग्रामिंग के अंतर्गत आती हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम का एक बेसिक फीचर होता है, अभी मैं आने वाली स्लाइड में डिस्कस करूंगी इसको भी, तो उसको कैसे कंट्रोल किया जाता है जिससे कि हमारी सीपीयू की परफॉर्मेंस को कुछ भी अफेक्ट ना है, क्योंकि आजकल जो सीपीयू है, जो प्रोसेसर डिजाइन किए जा रहे हैं वो ऐसे ही डिजाइन किए जा रहे हैं कि हम एक ही ऑपरेटिंग सिस्टम में मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल करके काम चला सकते हैं। आपने देखा होगा कि सपोज हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करते हैं तो हम वहाँ पे ओएस विंडोज भी यूज कर रहे हैं, हम उबुंटू भी यूज कर रहे हैं, वेरियस काइंड ऑफ, क्यों, क्योंकि इट इज इनेबल्स द मल्टी प्रोग्रामिंग फैसिलिटी। ओके, सो आने वाले समय में भी डिस्कस करेंगे। उसके बाद जॉब अकाउंटिंग, अब जॉब अकाउंटिंग क्या है, देखिए सबसे पहले अगर हमें किसी प्रोसेस को रन कराना होता है तो हम जॉब्स क्रिएट करते हैं। हम बैच ऑपरेटिंग सिस्टम में भी पढ़ेंगे, बैच ऑपरेटिंग सिस्टम में हम क्या करते हैं कि जॉब क्रिएट करते हैं, उन जॉब्स को फिर एक प्रोसेस देते हैं, उसके बाद प्रोसेस को उसका रिसोर्स मिलता है, देन एग्जीक्यूट होता है। तो ये सारा सब कुछ काम जो चलता रहता है वो एक सिनेरियो में पूरा एक साइकिल के अंतर्गत चलता रहता है, तो इसको ही हम कहते हैं कि जॉब्स क्रिएट होंगी, जॉब्स एग्जीक्यूट होंगी, देन जॉब्स जो है मेमोरी को रिलीज करेंगी। तो ये सारी चीजें जो आ जाएंगी वो जॉब अकाउंटिंग में आ जाएंगी। उसके बाद अगर कोई एरर आती है, सिस्टम फेल्योर हो रहा है, नेटवर्क फेल्योर हो रहा है, कोई भी हार्डवेयर फेल्योर हो रहा है, तो ये सारी चीजें जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम का इस फंक्शन में अंतर्गत आ जाएगी जो एरर डिटेक्टिंग कोड करेंगे। उसके बाद हम बात करते हैं कोऑर्डिनेशन बिटवीन द अदर सॉफ्टवेयर एंड यूजर। अब हमने देखिए अभी मैंने बात किया कि मैं एक ही समय पे, हो सकता है कि मैं यूज कर रही हूँ, मैंने एक अलग फीचर बना दिया, मैंने स्कूल के लिए अलग एक फोल्डर बना दिया है, फिर मैंने एक ऑफिस के लिए अलग फोल्डर बना दिया, तो मैंने ऐसे क्या किया अपने ऑपरेटिंग सिस्टम में डिफरेंट फोल्डर्स बना के यूज कर दिया। अब हम उसमें डिफरेंट सॉफ्टवेयर यूज करेंगे, हम वीएलसी मीडिया प्लेयर यूज करना चाहेंगे, हम गेम खेलने के लिए कोई सॉफ्टवेयर यूज करेंगे, हम ग्राफिक्स कार्ड यूज करेंगे, तो ये सारी फैसिलिटी जो है वो जब तक कि प्रोवाइड नहीं किया जब तक कि वो ऑपरेटिंग सिस्टम को फंक्शनिंग प्रॉपर ना की गई हो, ठीक है, तो ये आ जाएगा इसके अंतर्गत। उसके बाद हम जल्दी से पढ़ लेते हैं कि टाइप्स क्या है, क्या क्या बैच ऑपरेटिंग सिस्टम अभी मैंने बता दिया, बैच ऑपरेटिंग सिस्टम में हम जॉब्स क्रिएट करते हैं, ठीक है, ये जॉब्स अभी बताएंगे आगे की डिटेल में समझेंगे क्या होती है। उसके बाद टाइम शेयरिंग सिस्टम, अब हमने एक जॉब क्रिएट किया है, वो कितना टाइम लेगा एग्जीक्यूट होने में, फिर दूसरा जॉब क्रिएट किया, मल्टीपल प्रोग्रामिंग इन्वायरमेंट पे हम टाइम शेयरिंग सिस्टम यूज करते हैं कि हर एक का टाइम एग्जीक्यूशन टाइम कितना है, तो इसमें आ जाएगा टाइम शेयरिंग सिस्टम में। फिर उसके बाद डिस्ट्रीब्यूटेड ओएस में, अब डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम में हम बेसिकली फाइल वगैरह डिस्ट्रीब्यूट करते हैं कि क्लाउड वगैरह पे हम कैसे काम करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम में, तो इसके लिए हमें ऑपरेटिंग सिस्टम डिजाइन करना होता है, तो वो डिस्ट्रीब्यूटेड के अंतर्गत आ जाता है। उसके बाद मल्टी प्रोग्रामिंग में हम वेरियस मल्टी प्रोग्रामिंग टास्क करते हैं कि अगर हमें सेकेंडरी स्टोरेज को डिवाइस यूज करनी है तो डिफरेंट जॉब्स क्रिएट होंगे, वो कितने स्मार्टली जो है वो रिसोर्स को एग्जीक्यूट करके फिर इस रोल ऑन से बाहर निकल जाते हैं, तो ये सारा काम जो है मल्टी प्रोग्रामिंग में आ जाता है। उसके बाद हम बात करते हैं नेटवर्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम, तो अगर हमको नेटवर्क यूज करना है, नेटवर्किंग डिवाइस यूज करनी है, तो ये नेटवर्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर आता है। उसके बाद रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम को हम कहाँ अप्लाई कर रहे हैं, रियल टाइम एप्लीकेशन में यूज कर रहे हैं, जैसे वेदर फोरकास्टिंग में यूज कर रहे हैं, सैटेलाइट वगैरह में यूज करते हैं, तो उस तरीके के जो बड़े बड़े ऑपरेटिंग सिस्टम सुपर कंप्यूटर्स के लिए जो डिजाइन किए जाते हैं, सुपर कंप्यूटर अभी नहीं बात करते हैं, हम बात करते हैं मेन कंप्यूटर पे, तो मेन कंप्यूटर पे हम उस ऑपरेटिंग सिस्टम को जहाँ डिजाइन करेंगे उसको यूज करेंगे इन सब चीजों के लिए जो, तो फिर वहां पे रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज होता है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कौन कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के, तो बेसिक 3 सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है। पहला देखिए ये होता है रिसोर्स मैनेजमेंट की तरह यूज किया जाता है, रिसोर्स एलोकेटर, या इसको हम रिसोर्स मैनेजर भी बोलते हैं, थोड़ी राइटिंग मेरी यहाँ पे थोड़ी अजीब सी है, ठीक है, रिसोर्स एलोकेटर। सो रिसोर्स एलोकेटर में हम क्या करते हैं, देखिए रिसोर्स एलोकेटर सपोज
इसको ऐसे समझते हैं कि जैसे भीड़ में आप हैं, लाइन बाय लाइन करके आपको एक राशन की दुकान पे भेज दिया गया राशन लेने, और वो क्या करेगा, कोई भी अगर वहां पे एक अथॉरिटी बैठी है, वो क्या करेगा, वन बाय वन करके पैकेट डिस्ट्रीब्यूट करेगा, एंड आप इस सीक्वेंशियल मैनर में लाइन में लगे हुए हैं, देन एग्जीक्यूट हो जा रहे हैं। तो क्या किया, आपका काम क्या था, उस राशन को लेना, एंड उस राशन को लेने के बाद आपको लाइन को छोड़ देना, ठीक है। इसी तरीके से ऑपरेटिंग सिस्टम का मेजर जो सर्विस होती है वो होती है रिसोर्स एलोकेट करना। दैट मीन्स जब भी कोई प्रोसेस अपने एग्जीक्यूशन के लिए सीपीयू के पास जाता है, मेन उसका काम क्या होता है कि अपने रिसोर्स को ले, उसको यूज करे एंड एग्जीक्यूट करके चला जाए। तो जब तक ऑपरेटिंग सिस्टम स्मार्टली उसको रिसोर्स एलोकेट नहीं करेगा तो वो अपने गोल की तरफ मूव नहीं कर पाएगा। तो ऑपरेटिंग सिस्टम का मेजर एडवांटेज यही होता है कि सर्विसेज जो है कि रिसोर्स एलोकेशन इज अ मस्ट, रिसोर्स मैनेजमेंट इज अ मस्ट। रिसोर्स को प्रॉपर मैनेजमेंट करना, ऐसा नहीं है कि आज 2 लोगों का राशन 5 वाले राशन वाले लोगों को दे दिया गया, तो ये गलत हो जाएगा ना। जिसको 2 लोगों के लिए पर्सन के लिए नीड है, 2 लोगों के लिए राशन लेगा, जो 5 लोगों के लिए नीड है वो 5 लोगों के लिए ही लेगा। ओके, समझ में आ गया। उसके बाद हम कहते हैं इस तरीके से प्रोग्रामिंग इन्वायरमेंट को क्रिएट करना जिससे कि हर प्रोसेस जो है वो एग्जीक्यूट हो सके, ठीक है। और कन्वीनियंट मैनर का मतलब ये है कि उसने प्रोसेस को एग्जीक्यूट किया एंड जस्ट मूव आउट। ओके, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं few common services provided by an operating system। तो कॉमन सर्विसेज, पहला कॉमन सर्विस क्या होती है, प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करा लेना। प्रोग्राम आया, एग्जीक्यूट होकर बाहर निकल गया। आईओ ऑपरेशन एक ही साथ पे कई वेरियस आईओ ऑपरेशन यूज कर रहे हैं, तो कितने एफिशिएंटली वो उसको यूज करता है, तो ये आ जाता है आईओ ऑपरेशन में। उसके बाद फाइल सिस्टम मैनिपुलेशन, अगर हम फाइल डेटा को रखेंगे तो फाइल सिस्टम यूज करना, कितने स्मार्टली एफिशिएंटली हम डेटा को मैनिपुलेट कर रहे हैं। सो फाइल सिस्टम मैनिपुलेशन। कम्युनिकेशन, अब यूजर के साथ साथ अपने हार्डवेयर से भी कम्युनिकेट, अगर कोई भी हार्डवेयर इश्यू आ रहा है तो अपने यूजर को पहले ही एक मेल या वार्निंग मैसेज भेज दे, तो उससे जो है कम्युनिकेशन जो है प्रॉपर होता रहे, ठीक है। आपको पता चल जाएगी हाँ मेरे सिस्टम में ये प्रॉब्लम आ रही है, तो आप उसको एरर डिटेक्ट करना, कोई पेज फॉल्ट हो गया है, कोई मिसमैच हो गया है, कोई फेल्योर हो गया है, तो उसको एरर डिटेक्टिंग। उसके बाद रिसोर्स एलोकेशन, अभी मैं बता चुकी हूँ, रिसोर्स एलोकेशन प्रोसेस प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना, क्योंकि डेटा हमने रखा हुआ है तो उसके लिए प्रोटेक्शन बहुत जरूरी है। अब हम आते हैं बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। बैच ऑपरेटिंग सिस्टम देखिए, बैच ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या होता है कि यूजर्स डिफरेंट जॉब्स क्रिएट करता है। यहाँ पे देखिए जॉब 1 क्रिएट कर दिया, उसके बाद जॉब 2 क्रिएट कर दिया। अब ये ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करेगा, इसको ले लेगा और सीपीयू को भेजेगा। अब सीपीयू को कैसे भेजेगा, इसके पास बहुत सारे जॉब है और ये क्या करेगा, 1 बाय 1 करके उनको बैच में कन्वर्ट कर देगा। होता है स्टूडेंट्स जो है स्कूल में क्या होते हैं कि डिफरेंट बैच क्रिएट कर, ये बैच क्रिएटिंग क्यों करते हैं, इस ऑपरेटिंग सिस्टम का एक अपना खुद का एक रिसोर्स एलोकेटर की तरह मैं बता रही हूँ कि रिसोर्स एलोकेशन करना इसका मेजर टास्क रहता है। ये क्या करता है कि जल्दी से जल्दी अपने काम को एफिशिएंटली करना चाहता है बाय यूजिंग दी सीपीयू। तो सीपीयू के पास क्योंकि सीपीयू इज द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। ओके, अब ये ब्रेन क्या है, दिमाग लगाएगा। दिमाग कहाँ लगाएगा कि ये बैच इसका था, ये बैच इसका था, लेकिन ऑपरेटिंग सिस्टम के पास तो अपना ब्रेन है नहीं। ये क्या करेगा, सिंपल जॉब्स आएंगे उनको एक बैच में क्रिएट कर देगा और मेमोरी को रिलीज कर देगा। ओके, इतना समझ में आ गया ना। तो बैच ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, एक टेक्निक है जिसमें कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, प्रोग्राम्स को कलेक्ट करता है और बैचेस में क्रिएट कर देता है, ठीक है। जब भी प्रोसेसिंग स्टार्ट होने वाली होती है तो इनको बैचेस में क्रिएट कर देता है। उसके बाद क्या करता है ऑपरेटिंग सिस्टम, ये डिफाइन करता है कि कोई भी प्री डिफाइंड सीक्वेंस, कमांड, प्रोग्राम्स, डेटा है उसको क्रिएट करना होता है। उसके बाद नंबर ऑफ जॉब्स एग्जीक्यूट इन द मेमोरी विदाउट एनी मैनुअल इंफॉर्मेशन, मतलब उसके पास कोई भी मैनुअल इंफॉर्मेशन नहीं होती है, वो जॉब बस क्रिएट करता रहता है। यूजर जॉब क्रिएट करता रहता है। मैंने अभी आई प्रेस किया, फिर मैंने इंजेक्ट कर दिया पेन ड्राइव, उसके बाद मैंने वायरलेस माउस इंजेक्ट कर लिया, फिर मैंने स्पीकर इंजेक्ट कर लिया। मेरा काम है सिर्फ इनपुट देने का। आउटपुट किसके देने का काम है, आउटपुट देने का काम है प्रोसेसर का। तो प्रोसेसर किसकी सहायता से काम करेगा, ऑपरेटिंग सिस्टम। और ऑपरेटिंग सिस्टम का यहाँ पे क्या काम होता है, जॉब्स क्रिएट करने का, राइट। एंड जॉब जो है वो सबमिशन जो है वो प्रोसेस हो जाएंगे और फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व में बेसिकली इनको रखा जाता है कि जो पहले प्रेस हुआ वही आएगा। उसके बाद वो एग्जीक्यूट होने के बाद मेमोरी को रिलीज कर देता है एंड आउटपुट जो है वो कॉपी होके आउटपुट स्पूल में चला जाता है। स्पूलिंग में बताऊंगी क्या होता है, बफर वगैरह में यूज किया जाता है। तो एडवांटेज क्या क्या है, देख लिया एडवांटेज क्या क्या है। तो एडवांटेज ये होता है कि ये ऑपरेटर की तरह वर्क करता है। उसके बाद परफॉर्मेंस इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। डिसएडवांटेज है प्रोग्राम को डिबग करना
पॉसिबल नहीं होता। अब देखिए वो जॉब क्रिएट करता जा रहा है, अब हमें वापस अगर उसी रास्ते से फिर से वापस भेजा जाए कि कोई एरर आ गई और फिर जाओ जाके प्रोग्राम की इनिशियलाइजेशन क्या था, तो प्रोग्राम का कोई भी वहां पे रिकॉर्ड नहीं रहता, क्योंकि ये प्रोग्राम को यूज करने के बाद ये मेमोरी को रिलीज कर देता है, स्कूल बफर में जाके टेम्पररी जो है स्टोर हो जाता है, राइट। सो डिबग करना बहुत ही टफ टास्क हो जाता है इस केस में। उसके बाद जॉब एंटर कर जाता है इनफाइनाइट लूप में। सपोज मैंने यहाँ पे P1 एक डेटा था, मैंने 1 घंटे पहले इसको भेजा था कि जाओ तुम ये वाला काम करके लेके आओ, लेकिन थोड़े समय बाद उसके बाद वाले जो थे वो जल्दी जल्दी आके काम एक्सेस करके चले गए, तो बेचारा ये P1 जो था वो बैठा रह गया कि अब वो बाहर आएगा, वो बाहर आएगा, वो अब मैं जाऊंगा, तो ये इनफाइनाइट लूप में घूमता ही रहता है, इसको अपना रिसोर्स मिलता ही नहीं है। तो इस तरीके से अभी आगे पढ़ेंगे, क्रिटिकल सेक्शन में बहुत सारी चीजें डिस्कस करेंगे, तो वो यहाँ पे बहुत अच्छे से मैं समझाऊंगी यहाँ पे। तो बैच ऑपरेटिंग सिस्टम में इनफाइनाइट लूप में प्रोसेस जो है वो घूमता रहेगा, यानी प्रोसेस जो है वो मे बी स्टार हो सकता है, ठीक है। एंड प्रोटेक्शन स्कीम कोई नहीं होती, डेटा इधर उधर घूम रहा है, कोई भी उसको यूज कर सकता है, तो देयर इज नो डेटा सिक्योरिटी एट ऑल, राइट। सो नाउ वी मूव ऑन द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज known to be as मल्टीटास्किंग। मल्टीटास्किंग से नाम से पता होता है, मल्टी मतलब बहुत सारे, टास्क मतलब करना एक समय में बहुत सारे टास्क करना। तो मल्टीपल जॉब्स क्रिएट हो जाती है सीपीयू के द्वारा, जिसमें हम बार बार मल्टीपल जॉब्स जो है वो क्रिएट करते रहते हैं। जैसे एक ही टाइम पे आप कई सारे लोगों से बात कर रहे हो, ठीक है, मैंने यहाँ पे मैं आपको पढ़ा भी रही हूँ, सपोज मैं हो सकता है कि पेन से कुछ लिख भी रही हूँ, ओके, तो यहाँ पे जैसे चिंगम खाना चलते टाइम, ईमेल करना मीटिंग में, फोन यूज करते रहते हैं ना लोग मीटिंग में भी, उसके बाद फोन यूज कर रहे हैं टेलीविजन देखते हुए भी। अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पे मैं आती हूँ, मल्टी प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट। तो मल्टी प्रोग्रामिंग मल्टी टास्किंग से बिल्कुल अलग है। मल्टीटास्किंग में हम उसी टास्क के बीच में स्विच कर रहे थे, और भी कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग का भी सीपीयू शेड्यूलिंग में मैं बताऊंगी कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग क्या होता है, तो वो मल्टीटास्किंग में होता था। बट मल्टी प्रोग्रामिंग में क्या होता है कि मल्टी प्रोग्रामिंग में आप एक समय पे कई सारे काम कर रहे हो। जैसे सपोज सीपीयू का मेन काम क्या होता है, सीपीयू का मेन होता है कि ये इनपुट लेगा और इसको स्मार्टली जो है आउटपुट दे देगा। मेन मेमोरी को कितना एफिशिएंटली एक्सेस कर सकता है। जब मेन मेमोरी हमारा काम सबसे ज्यादा क्या होती है, महंगी जो कॉस्टली होती है वो मेन मेमोरी होती है, और हमारा जो काम होता है मेन मेमोरी को फुल होने से बचाना होता है। इसीलिए हम डिफरेंट काइंड ऑफ से वेरियस मेमोरी यूज करने लगे, वर्चुअल मेमोरी हो चाहे कैश मेमोरी हो, तो यूटिलाइजेशन प्रॉपर हो पाए सीपीयू का, इस वजह से हम जो है डिफरेंट काइंड्स ऑफ दी मेमोरी यूज करते हैं। बट अगर यही यूटिलाइजेशन प्रॉपर नहीं हो पाएगा तो कैसे होगा, तो मल्टी प्रोग्रामिंग जो थी वो इसीलिए अराइज हुई थी कि हमें डिफरेंट यूटिलाइजेशन जो भी है सीपीयू का उसको ही बढ़ाना था, और इसके लिए हमें ये मल्टी प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट अराइज हुआ था। तो देखिए यहाँ पे अब यहाँ पे जूम करके मैं दिखा देती हूँ। यहाँ पे सेकेंडरी स्टोरेज है, दिख रहा है, ओके। तो यहाँ पे सेकेंडरी स्टोरेज है। यहाँ देखिए सेकेंडरी स्टोरेज आपकी कोई भी हो सकती है, रैम हो सकती है, मेमोरी हो सकती है, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस। अब यहाँ पे सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस में आपने क्या किया, कुछ भी लिख दिया, वो लिख के आप एज अ जॉब क्रिएट होके स्टोर हो गया जाके किसी भी बफर में, ओके। एंड अब सीपीयू का काम क्या है, उस जॉब को एग्जीक्यूट कराना इन अ एफिशिएंट मैनर। तो ऐसे ही जब मल्टीपल टास्क होंगे वन बाय वन करके, आपने एक वेब ब्राउजर खोला है, आप वेब ब्राउजर में एक तरफ यूट्यूब भी एक्सेस कर रहे हो, एक तरफ आप फेसबुक भी एक्सेस कर रहे हो, एक तरफ आप गूगल पे कुछ सर्च भी कर रहे हो, और एक तरफ आप पीडीएफ भी यूज कर रहे हो। तो ये सारी चीजें आप कैसे करोगे, दिस इज द मल्टीपल प्रोग्राम इन अ वन वेब ब्राउजर। तो ये एग्जीक्यूट कैसे होंगे, ये वाया डिफरेंट काइंड्स ऑफ दी शेड्यूलिंग प्रोसेस के थ्रू एग्जीक्यूट होंगे, वो हम बाद में देखेंगे शेड्यूलिंग प्रोसेस क्या होते हैं। तो मल्टीपल प्रोग्रामिंग समझ में आ गया कि मल्टीपल प्रोग्रामिंग में हम कई सारे जो प्रोग्राम है वो एक ही टाइम पर रन कराते हैं। सो इन अ मल्टी प्रोग्रामिंग इट इज अ one program is waiting for IO transfer, there is another program ready to utilize the CPU, so it is possible to several jobs to share the time of the CPU, okay, से टाइम हम जो है वो बचा सकते हैं। उसके बाद but it is important note that multi programming is not defined to be as execution of the job at the same instance of time। मतलब क्या हुआ कि मल्टीपल प्रोग्रामिंग जो है वो इस तरह से डिफाइन हुई है, जो भी जॉब एग्जीक्यूशन हो रहा है उसको सेम इंस्टेंस ऑफ टाइम पे हमें रखना है, ठीक है।
नाउ दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट स्पूलिंग। स्पूलिंग अभी मैंने बताया, स्पूलिंग क्या होती है। स्पूलिंग एक प्रोसेस है जिसमें हम डिफरेंट काइंड्स ऑफ दी टेम्पररी फाइल्स को स्टोर करते हैं। सपोज जैसे अभी उसका एग्जांपल बताऊंगी, लेकिन उसके पहले हम समझ लेते हैं कि व्हाई स्पूलिंग इज यूज्ड। अगर हमें सपोज एक ही टाइम पे डिफरेंट डिफरेंट डेटा को ट्रांसफर करना है, जैसे आप पेन ड्राइव से किसी भी डेटा को ट्रांसफर करते हो इजिली, या आप क्लाउड पे डेटा को ट्रांसफर कर रहे हो, सो आपने टेम्पररी क्या किया, एक फाइल ट्रांसफर की, वो जाके बफर में स्टोर हो गई, फिर वहां से बफर पे फिर वो देन उसमें जाके स्टोर हो गई। तो इस तरीके से स्पूलिंग जो है वो एक तरीके से वेरियस स्टेटस प्रोवाइड कराता है। जैसे प्रिंटर वगैरह में हो गया, जब भी आप प्रिंट करते हो पेज को तो उसको प्रिंट कर देते हो और उसके बाद वो प्रिंट एक बफर में स्टोर हो जाता है जाके, देन उसके बाद वो प्रिंट करता है। ओके, तो जब भी ये प्रिंट करता है तो एक टेम्पररी स्टोरेज प्रोवाइड कराता है। जब भी डिवाइस रेडी होती है, सो इट्स हैंडल अ न्यू जॉब टू अ spool buffer. So basically spooling is a process in which data is temporarily held to be used. Okay, मैंने बताया अभी temporarily held करके देखा था by executed by a device and program of the system. Data is sent to and stored in a memory or other volatile storage. अब volatile storage क्या होता है कि वो delete हो जाता है after some time. Until a program or computer is for execution, and spool is technically acronym for the साइमल्टेनियसली पेरिफेरल ऑपरेशन ऑनलाइन। इसका ये फुल फॉर्म है साइमल्टेनियसली पेरिफेरल ऑपरेशन इन्फो। अब मैं इंपॉर्टेंट यहाँ पे बताना चाहूंगी कि बफरिंग और स्पूलिंग में आप डिफरेंस पूछ रहे थे, तो यहाँ पे देख लीजिए बफरिंग क्या होती है। बफरिंग होती है यहाँ डेटा को स्टोर करने के लिए, जब भी हम टेम्पररी स्टोर करते हैं डेटा को, वो होती है। बट स्पूलिंग क्या होती है, स्पूलिंग जो होती है जैसे मैंने इनपुट दिया, आउटपुट लेना है हमें, तो ये एक जॉब की तरीके क्रिएट होती है। जॉब, जब भी हमें जॉब डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी और कुछ टाइम पीरियड उस बफर में रहेगी, उसके बाद उसको रिलीज करके निकल जाएगी। तो यहाँ पे देखिए बहुत ही बेसिक एग्जांपल मैं यहाँ पे दे रही हूँ, सभी ने ये एग्जांपल जरूर पढ़ा होगा। नाउ इट इज क्लियर। ओके, तो यहाँ पे देखिए क्या है, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है। सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस में क्या किया, आपने इनपुट दिया एक टाइम पे, अब ये सीपीयू में जाके सबसे पहले क्या होगा, एग्जीक्यूशन के लिए रिसोर्स ढूंढेगा कि इसका रिसोर्स क्या है, इसको किस लिए भेजा गया सीपीयू में। तो ये अब सपोज अगर हमें प्रिंट करना है, तो प्रिंट करने के लिए हम एक प्रिंटर रिक्वेस्ट भेजेंगे कि हाँ ये प्रिंट हमें फाइल रिक्वेस्ट करना है, ये सीपीयू में जाके स्टोर करेगी, और ये सीपीयू क्या करेगा, एक टेम्पररी स्टोरेज क्रिएट कर देगा, स्पूल बफर। ये बफर क्या करेगा, ये एक मेमोरी क्रिएट कर देगा बाय टेम्पररी, और ये प्रोसेस क्या हो जाएंगे, इजीली स्विच अप होंगे। सपोज मैंने वन प्रोसेस भेजा, कुछ टाइम बाद मैंने दूसरा प्रिंटर रिक्वेस्ट भेजिया, तीसरे टाइम बाद मैंने तीसरा प्रिंटर रिक्वेस्ट भेज दिया। इस तरीके से यहाँ पे ये वन बाय वन करके स्टोर होते जाएंगे। फिर जैसे ही ये प्रिंटर रेडी हो जाएगा, फिर इसको ये एक रेडी रिक्वेस्ट भेजेगा, और यहाँ पे ये क्या हो जाएंगे, वन बाय वन करके एग्जीक्यूट हो जाएंगे। यानी ये वाला 3 वाला जो था, जिस टाइम पे आया था, वो 3 वाला एग्जीक्यूट होगा, 2 वाला एंड 1 वाला। तो साइमल्टेनियसली ये क्या हो जाएंगे, प्रिंटर इसको यूज कर लेगा। तो इस तरीके से फिर इसके बाद ये मेमोरी जो है अपने आप ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएगी। दिस इज द वोलेटाइल मेमोरी। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। और यहाँ मैंने सारे ही इंपॉर्टेंट जो कॉन्सेप्चुअल टर्म थे उनको सम अप करने की बहुत कोशिश की है, और अगले लेक्चर में हम इसके प्रीवियस के क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे। सो स्टे ट्यून माय चैनल, और अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक कर देना, शेयर कर देना एंड सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। थैंक यू।